नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। महाचक्रवाती तूफान अम्फन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा, ओडिशा में प्रभावित इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल सरकार ने तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा, पूरा देश उनके साथ है। नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से देश में घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। रेलगाड़ी के टिकटों के लिए 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर कल से बुकिंग फिर शुरू होगी। और अमरीकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को अमरीकी शेयर बाजार से हटाने का विधेयक पारित किया। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। महाचक्रवाती तूफान अम्फन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि तूफान से ओडिशा की तुलना में पश्चिम बंगाल अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ओडिशा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों में सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है। उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है। ये उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में उनके सभी इम्पैक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफ नॉर्मल में आ जाएगा। लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा ने तूफान के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति की बैठक की। बैठक में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिव भी उपस्थित रहे। श्री प्रधान ने कहा कि गृह मंत्रालय का दल संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में मौसम सामान्य हो गया है और कुछ लोगों ने अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल तूफान के तट से टकराने के बाद एनडीआरएफ की टीम काम में जुट गई थी। ओडिशा में दोपहर को और पश्चिम बंगाल में शाम तक राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें अब भी काम में जुटी हैं और जब तक राज्यों को जरूरत होगी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और अभी भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और जहां वो कहते हैं कि यहां काम करना है और यहां क्लियरेंस करना है और यहां मदद करनी है वो हम लोग करते रहेंगे। एसएन प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ के दलों ने सड़कों से मलबा हटाने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए रात भर काम किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिन्हें शिविरों में रहने को कहा गया था। इवैक्यूएशन का फिगर वो अभी बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है। 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई है, जैसा चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने हम लोगों को सूचित किया। उड़ीसा में संख्या 2 लाख से ऊर्ध्व हो गई थी, लेकिन ये भी सूचित किया गया कि इनमें से काफी लोग कल देर शाम या आज दिन सुबह से लौटना शुरू कर दिए हैं और अपने अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति सामान्य हो गई है और मौसम भी सामान्य हो चला है। श्री प्रधान ने कहा कि तूफान के बारे में मौसम विभाग का अनुमान पूरी तरह सटीक था और इसके लिए एनडीआरएफ मौसम विभाग का आभारी है। मौसम विभाग से सही अनुमान की जानकारी मिलने से एनडीआरएफ को तूफानग्रस्त क्षेत्रों में जान माल के नुकसान को न्यूनतम करने में मदद मिली। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्र ने कहा कि सुपर साइक्लोन आज सुबह कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। तूफान ने कल रात 11:30 बजे
भारत बांग्लादेश सीमा पार कर ली थी। बांग्लादेश में तूफान से कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। श्री महापात्र ने कहा कि बांग्लादेश और मेघालय में अगले 3 घंटे तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आज का दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगा और विंड्स अभी हमारा जो उम्मीद है अगले 12 घंटे तक पूरा स्ट्रांग विंड हो सकता है अप टू 50 किलोमीटर पर आवर और इसका इम्पैक्ट ऐसे डैमेजिंग नहीं है। और हम जो बारिश ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं वो है वेस्ट असम और वेस्ट मेघालय। श्री महापात्र ने कहा कि मौसम विभाग ने तूफान का अनुमान लगाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। मेघालय में भी अम्फन चक्रवात के कारण कई इलाकों के नदी नालों में उफान, जलभराव और भारी बारिश का असर देखने को मिला है। पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के सभी क्षेत्रों सहित पड़ोसी जिलों में भारी वर्षा हुई है। पुलों के आसपास के क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अम्फन चक्रवात से पीड़ितों की सहायता में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें चक्रवात प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं और शीर्ष अधिकारी परिस्थिति पर नजर रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चक्रवात से हुई तबाही के दृश्यों से स्पष्ट है कि ये समय चुनौती भरा है और पूरा देश इस घड़ी में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास जारी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चक्रवात पर संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। श्री शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की स्थिति की जानकारी ली और केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो ने केंद्र सरकार से चक्रवात अम्फन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। पार्टी के अनुसार ये समय दोनों राज्यों के लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाने और वहां के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने चक्रवात से प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अगले 24 घंटों में बिजली की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवात प्रभावित तटीय जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चक्रवात के कारण विभिन्न जिलों में हुई खड़ी फसलों की व्यापक क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को बहाली और राहत गतिविधियों को तेजी से करने का भी निर्देश दिया है। कल सुबह तक सड़क निकासी और संचार व्यवस्था बहाल हो जाने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। इसके साथ ही अगले 24 से 72 घंटे में बिजली की आपूर्ति भी सामान्य होने की खबर है। युद्ध स्तर पर बहाली के लिए जनशक्ति और सामग्री जुटाई गई है। इसके साथ ही कृषि फसल क्षति का आकलन अगले 3 दिनों में पूरा किया जाएगा। चक्रवात अम्फन से राज्य के 89 प्रखंडों के लगभग 44 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फन तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे पहले सुश्री बनर्जी ने महातूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानों पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी। श्री पुरी ने आज नई दिल्ली में बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन स्वीकृत ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के अनुसार सीमित मात्रा में होगा। विमान की अवधि के अनुसार किराए को 7 श्रेणियों में तय किया गया है, जो 24 अगस्त तक लागू रहेगा। 90 से 120 मिनट की विमान यात्रा के लिए न्यूनतम 3,500 और अधिकतम 10,000 रुपए का किराया होगा। श्री पुरी ने कहा कि हवाई अड्डों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी। यात्री को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी। हवाई अड्डे पे देयर विल बी नो फिजिकल चेक इन, ओनली ए वेब चेक इन विल बी अलाउड। ए सेल्फ डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु ऐप स्टेटस ऑन अ कंपैटिबल डिवाइस वुड आल्सो बी obtained दैट द पैसेंजर इज फ्री ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स। पैसेंजर्स जिनका रेड स्टेटस हो इस ऐप पे, दे विल नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल। पैसेंजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू वेयर प्रोटेक्टिव गियर, फेस मास्क एंड टू कैरी सैनिटाइजर बॉटल्स।
मेट्रो से मेट्रो शहरों के लिए उड़ानों के संचालन में वर्ष 2020 के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम की 33% क्षमता के ही इस्तेमाल की अनुमति होगी। मेट्रो से नॉन मेट्रो शहरों के लिए जहां साप्ताहिक रूप से 100 से अधिक उड़ान प्रस्थान करती हैं, वहां भी 33% क्षमता का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर शुरू करने के बारे में एयरलाइंस, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक विवरण पत्र भरना होगा या उन्हें आरोग्य सेतु ऐप से इसकी जानकारी देनी होगी। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने उड़ान के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले हवाई अड्डा पहुंचे। विमान के उड़ान भरने से 1 घंटा पहले यात्री विमान में चढ़ना शुरू करेंगे और उड़ान भरने के 20 मिनट पहले विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को सामाजिक दूरी के पालन के साथ साथ मास्क पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलगाड़ी के टिकटों की बुकिंग कल से देश भर के लगभग 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर फिर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्ध है या बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। 2-3 दिन बाद अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशन पे काउंटर्स भी शुरू करेंगे। श्री गोयल ने कहा कि 1 मई से अब तक 2050 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लगभग 30 लाख मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। श्री गोयल ने कहा कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। श्री गोयल ने ट्विटर पर कहा कि यदि कोई एजेंट यात्री को टिकट बुक कराने का प्रस्ताव दे तो टोल फ्री नंबर 138 पर एजेंट की शिकायत की जानी चाहिए। पूर्वोत्तर के अब तक 20,000 यात्री श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से वापस अपने घर लौट आए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुबनान चंदा ने आकाशवाणी को बताया है कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेल विभाग श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाना जारी रखेगा। श्री चंदा ने बताया कि अगले महीने की 1 तारीख से पूर्वोत्तर में विभिन्न शहरों को जोड़ती हुई 6 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों की ऑनलाइन टिकट प्रक्रिया आज शाम शुरू हो गई है। विदेशों में फंसे 25,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को अब तक भारत वापस लाया जा चुका है। इनमें ऐसे नागरिक शामिल हैं जो फंसे हैं और परेशान हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया है कि विमानों के अलावा भारतीय नागरिकों को समुद्री मार्ग से लाया गया है और उन्हें सड़क मार्गों से भी लाने की तैयारी चल रही है। जहां भी हमारे लोग होंगे, जो एक फ्लाइट लोड के लोग होंगे, हम वहां पे जरूर कोशिश करेंगे कि इनको वहां से वापस ले आएं। पर ऐसे भी होंगे जो कम संख्या के लोग हमारे नागरिक भी हो सकते हैं, तो उनको हमारे हब एंड स्पोक्स मॉडल में अकोमोडेट करेंगे। जैसे कि फ्रैंकफर्ट में जितने भी सेंट्रल यूरोपियन देश हैं, जैसे कि पोलैंड है, हंगरी है, तो ये सब फ्रैंकफर्ट आके फ्लाइट ले सकते हैं वहां पे। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि यूरोप सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे नागरिक न सिर्फ जो मेन सेंटर्स हैं जैसे यूरोप, यूएसए और साउथ ईस्ट एशिया में हैं, पर हमारे काफी नागरिक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स वगैरह में भी हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जहां भी भारतीय नागरिक होंगे उनको जरूर वापस ले आने के प्रयास करेंगे। 16 मई से शुरू हुए इस मिशन का दूसरा चरण आज समाप्त हो रहा है। इस चरण में इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, जापान, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, तजाकिस्तान और आर्मेनिया सहित 18 अतिरिक्त देशों से भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी जारी किया है। इस पैकेज के तहत 1 अप्रैल से 3 महीनों के लिए 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है। अप्रैल में ही 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। कल तक 6 करोड़ 79 लाख 92 हजार लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित किए गए। लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में अग्रिम भुगतान किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से राष्ट्र की लड़ाई में भूमिका के लिए भारतीय रक्षा विनिर्माता सोसाइटी और अन्य सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में एमएसएमई कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री ने इस बात पर खुशी प्रकट की कि विनिर्माता संघ ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के डिजाइन की पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर के कलपुर्जों का निर्माण तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि 2 महीने से भी कम समय में न सिर्फ घरेलू मांग पूरी की गई, बल्कि आगामी समय में पड़ोसी देशों की सहायता करने पर भी विचार किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के उद्योगों को अनेक अवसर उपलब्ध कराएगा और इससे लाखों लोगों के रोजगार बहाल करने में मदद मिलेगी। खादी के सुप्रसिद्ध फेस मास्क अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गैर चिकित्सकीय और गैर सर्जिकल मास्क के निर्यात से प्रतिबंध हटा लेने के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी के सूती और रेशमी फेस मास्क विदेशों को निर्यात करने की संभावना तलाश रहा है। आयोग दुबई, अमेरिका, मॉरिशस, विभिन्न यूरोपीय और खाड़ी देशों को खादी के फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। जहां पिछले कुछ सालों में खादी को काफी पसंद किया गया है, ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम के संबोधन में लोकल टू ग्लोबल के आह्वान के बाद उठाया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी मास्क के निर्यात से इसके उत्पादन में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही भारत में कामगारों को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाचक्रवाती तूफान अम्फन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा, उड़ीसा में प्रभावित इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल सरकार ने तूफान के बाद पुनः निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा, पूरा देश उनके साथ है। नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से देश में घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। रेलगाड़ी की टिकटों के लिए 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर कल से बुकिंग शुरू होगी और अमरीकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को अमरीकी शेयर बाजार से हटाने का विधेयक पारित किया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 45,300 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर 40% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान 5,609 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,359 हो गई है। पिछले एक दिन में 132 लोगों की मृत्यु हुई है और अब तक कुल 3,435 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल भारत में मृत्यु औसत 3.06% है, जो वैश्विक औसत 6.65% से बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में कुल 1,03,532 नमूनों की जांच की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि ने बताया है कि देश में अब तक कुल 26,15,920 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई है। इस बीच परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर कोविड-19 जांच सुविधाएं निरंतर बढ़ा रही है।
अधिकारी ने बताया कि देश में 3027 समर्पित कोविड अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ 6,50,000 से अधिक कोविड देखभाल केंद्रों की पहचान की गई है। समर्पित कोविड अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 2,81,000 से अधिक आइसोलेशन बिस्तरों और 11,387 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बिस्तरों की पहचान की गई है। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने राज्यों को 65 लाख पीपीई किट और 1 करोड़ से अधिक N95 मास्क की आपूर्ति की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए सभी उपायों को कड़ाई से लागू करने को कहा है। स्थानीय अधिकारियों को लॉकडाउन संबंधी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने केंद्रीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में मीडिया की खबरों और अन्य स्रोतों से उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अधिकारियों को कोविड-19 पर नियंत्रण के उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मरीजों और गैर कोविड रोगियों के इलाज के लिए अधिकारियों द्वारा निजी अस्पतालों में 80% बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुंबई नागरिक निकाय के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 330 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और वे 10 से 15 मिनट में जरूरतमंदों तक पहुंची जा सकती हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई नागरिक निकाय ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को उचित उपचार दिया जाए और साथ ही साथ उनकी जान बचाई जाए। कोविड और नॉन कोविड रोगियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 80% बेड प्राप्त करना भी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कई उपायों में से एक है। अधिक से अधिक बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुंबई नागरिक निकाय के पास अपने 330 एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा एक डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है जो जरूरतमंदों को मुंबई में उपलब्ध अस्पतालों और उनमें उपलब्ध बेड्स के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसी बीच देश भर में आवश्यक सामान की पूर्ति के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, मास्क, दस्ताने और डायग्नोस्टिक किट्स जैसे कुल 1500 टन की चिकित्सा उपकरणों का परिवहन किया है। कुणाल शिंदे के साथ निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान में 19 जिले टिड्डियों के हमले से प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस साल टिड्डियों से प्रभावित इलाकों की संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार टिड्डी दलों का हमला 2 गुना हो सकता है। पिछले साल टिड्डी दलों ने प्रदेश में 22 मई को प्रवेश किया था। टिड्डी दलों के हमले ने 12 जिलों की 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस बार टिड्डी दल 11 अप्रैल को ही प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और राजस्थान की सीमा को पार करते हुए ये दल मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, उज्जैन, देवास जिलों तक पहुंच गए हैं। टिड्डियां अब तक प्रदेश के लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित कर चुकी हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा लगातार नियंत्रण कार्रवाई की जा रही है। राज्य के कृषि विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को टिड्डी नियंत्रण के लिए पर्याप्त तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश के अन्य हिस्सों की तरह लद्दाख के करगिल में सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए आतंकवाद रोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने सभी प्रकार के आतंकवाद को इसके हर रूप में हराने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। मुख्य समारोह करगिल में उपायुक्त कार्यालय के परिसर में आयोजित किया गया, जहां जिले के विभिन्न अधिकारियों ने आतंकवाद रोधी शपथ ली। एक अनूठी महत्वाकांक्षी पहल के तहत सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कल सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। ये बातचीत देश भर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी। बातचीत का प्रसारण 2 हिस्सों में हिंदी और अंग्रेजी में होगा। श्रोता शाम 7:30 पर हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के FM गोल्ड पर ये प्रसारण सुन सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पूरे देश के कम्युनिटी रेडियो के साथ बातचीत।
आप लोग ऐसे दिनों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जगह जगह से रिपोर्ट मिलते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं ये कहूंगा कि कोविड के संकट का सामना करने में कम्युनिटी रेडियो भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके लिए और क्या कर सकते हैं इसकी चर्चा करना ही मेरे आने का उद्देश्य था। आप सबका स्वागत है। इस बातचीत का प्रसारण 22 मई को शाम 7 बजे से सभी कम्युनिटी रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आप उसी दिन FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज AIR न्यूज 24x7 पर शाम 7:30 बजे हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में सुन सकते हैं। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लोग लगातार लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक किसान सुखलाल वर्मा ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 2000 रुपए प्राप्त करने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया है। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2000 रुपए का लाभ हुआ है जो मेरे खाते में आए हैं। उससे मैं अपना घरेलू खर्च चला रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जाने माने अभिनेता रजा मुराद ने लोगों से ईद का त्योहार अपने घरों में ही मनाने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री मुराद ने कहा कि लोगों को ईद के लिए कपड़ों की अनावश्यक खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उन्हें लोगों की जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आप सबसे ये इल्तिजा करता हूं कि ये जो ईद है ये बहुत ही सादगी से मनाएं। इसमें ज्यादा खर्च करने की या नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो जरूरतमंद लोग हैं जो आज काम नहीं कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, वो ज्यादा मुस्तहिक हैं इन पैसों के, इस मदद के। उसकी हमें खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। हमें ईद घर पे ही सादगी से मनानी है और न ही हमें किसी से गले मिलना है और न ही हमें हाथ मिलाना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार इसमें भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रोता फोन नंबर 011-2331-4444 और 1800-11-5767 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है। सीनेट ने बुधवार को सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत कंपनियों को ये स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और बायडू इंक जैसी चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं आंधी और बारिश का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 14 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक उछलकर 30,933 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 40 अंक बढ़कर 9,106 हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाचक्रवाती तूफान अम्फन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बल के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा, उड़ीसा में प्रभावित इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल सरकार ने तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कहा, पूरा देश उनके साथ है। नागरिक और उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से देश में घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
रेलगाड़ी की टिकटों के लिए 1,70,000 सामान्य सेवा केंद्रों पर कल से बुकिंग शुरू होगी। और अमरीकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को अमरीकी शेयर बाजार से हटाने का विधेयक पारित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।